इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जारी है, जिसमें यूपी सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा होनी है। हर लिहाज से यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है कि 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है और अगर आप गिनती करेंगे तो हर सीट को मिलाकर, यानी 400 से ऊपर तो सीटें हैं विधानसभा की, उसके लिए अब तो 365 दिन यानी 1 साल का वक्त भी नहीं रह गया है, केवल 8 महीने का वक्त रह गया, यानी एक सीट के लिए 1 दिन का वक्त भी बाकी नहीं है। इस लिहाज से आप ये समझिए कि आज की ये मीटिंग 8 महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिहाज से आप समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या क्या चर्चाएं होने वाली हैं, क्या एजेंडा है, क्या बैठक में बात हो रही होंगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बहुत क्रूशियल है ये मीटिंग, क्या क्या एजेंडा है, क्या बातचीत हो सकती है? निश्चित तौर पे क्रूशियल मीटिंग है और खासतौर पे आप अगले साल, जैसे कि आपने बताया कि चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले अगर इतनी सारी चुनौतियां उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन को झेलना पड़ रहा है या यूपी की सरकार को झेलना पड़ रहा है, तो जाहिर तौर पे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए वो एक चिंता का सबब है। और उस माहौल में अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे दिल्ली में आ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। जो चिंता का सबब जो मैं बता रहा हूँ, पहली चीज तो ये है कि पंचायत चुनाव में जबरदस्त हार हुई और वो पंचायत चुनाव सीधे इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि ग्राउंड पे आपकी स्थिति ठीक नहीं। दूसरी चीज कि उस पंचायत चुनाव में हार के पीछे जो एक वजह थी वो ये भी थी कि बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, और उन्हें पार्टी ने अपने साथ उनको संबंध नहीं किया था, वो दूसरी जगह गया या फिर निर्दलीय लड़े और उन्होंने जीत हासिल की, तो जाहिर तौर पर यह संगठन पे भी सवाल खड़ा करता है। तीसरी चीज की कोरोना काल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की छवि बनाई गई, तो जाहिर तौर पर वो सही हो या गलत हो, लेकिन जनता में उसका बुरा असर जाता है, तो वो एक चिंता का सबब था। चौथी चीज ये कि अगर उसके बाद से कामकाज किया जा रहा है या राहत पैकेज या जो भी योजनाएं हैं कोरोना पीड़ितों के लिए, इन सारी चीजों या वैक्सीनेशन कराना है, इन सारी चीजों के लिए जनता के बीच आप किस प्रकार से जाएं और सरकार और संगठन में कैसे बेहतर तरीके से समन्वय और तालमेल हो, ये एक चिंता का सबब है। इतनी सारी पृष्ठभूमि में अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम की तरफ से किस प्रकार से उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। और उसका पहला टेस्ट होगा जब जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। वहां पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह अपेक्षा है कि तकरीबन 65 का वो टारगेट रखे यूपी, और वहां पे 65 के आसपास जिला अध्यक्ष उनके जीत कर रहा है। जाहिर तौर पर ये कोई आसान टारगेट नहीं है और ये टारगेट तय किया गया था जब पिछले दिनों बीजेपी के संगठन महामंत्री बी एल संतोष और यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह वहां पे गए थे, और जो टारगेट दिया गया था वो यूपी का टारगेट नहीं था बल्कि दिल्ली से ये टारगेट दिया गया था। और वहां पर उसी समय से पार्टी नेताओं को उनके अलग अलग काम पे लगा दिया गया था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे आप दूसरे लोगों से बातचीत करें, उन्हें अपने पाले में खींच के लेके आए। ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा योगी आदित्यनाथ के लिए। और आज की जो मुलाकात होगी निश्चित तौर पर उस बात पे फोकस रहेगा। साथ ही साथ फोकस इस बात पे रहेगा कि 15 जुलाई के बाद पीएम का तकरीबन हर महीने यूपी का कार्यक्रम होना है और वो सरकारी कार्यक्रम होगा। तो ऐसे में कौन कौन सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें यूपी की सरकार को किन सरकार से अपेक्षा है, जाहिर तौर पर एक बार जब योगी आदित्यनाथ सारी चीजें बताएंगे तो फिर पीएम उसके हिसाब से संबंधित मंत्रालय की योजनाओं को और ज्यादा तेजी से तैयार करने को कहेंगे। कुल मिलाकर इन सारे बिंदुओं पर चर्चा होनी है आज योगी आदित्यनाथ और पीएम की जो मुलाकात हो रही है उसमें। जी मीनाक्षी। अब रुचि, पंचायत चुनावों का जिक्र आप लगातार हर चर्चा के दौरान कर रही हैं, जिसमें बीजेपी को आशातीत सफलता नहीं मिली। अब ऐसे में जो पंचायत का अध्यक्ष चुने जाने हैं, ये अब कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि खासतौर पर आपने जिक्र किया था मथुरा, अयोध्या, इनफैक्ट अगर मुख्यमंत्री का अपना गृह क्षेत्र भी बोला जाए गोरखपुर, वहां पर भी आशातीत सफलता नहीं मिल रही थी, कांटे की टक्कर वहां पर भी देखने को मिल रही थी। अब कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पंचायत चुनाव है इसको मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है। चुनाव के पहले ये चुनाव हुआ है तो इसमें जो परफॉर्मेंस है उसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। तो पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है कि पंचायत चुनाव में जो प्रदर्शन बीजेपी को करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। कई जगह बहुत बुरी तरह से पार्टी हारी है और अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है तो पार्टी का टारगेट
50+ 60+ है कि 65 चुन के लाई है जिला पंचायत अध्यक्ष, लेकिन मेजॉरिटी बीजेपी के पास इन जिलों में नहीं है। तो जाहिर है कि इसके लिए रणनीति बनाई गई है कि जो इलाके का विधायक हो, जो सांसद हो, जो जिला अध्यक्ष हो, वो सब आपस में मिलकर काम करें, क्योंकि अगर जिला अध्यक्ष का प्रत्याशी ऐसा चुन लिया गया जो जिसके खिलाफ विधायक होगा या सांसद होगा या जिला अध्यक्ष होगा, तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। तो पार्टी की पूरी कोशिश है कि इन जगहों पे ऐसा उम्मीदवार चुना जाए जिस पर सबकी सहमति हो। तो इसमें कई राउंड मीटिंग्स हो चुकी है और पार्टी पूरी ताकत से लगी है कि जो चुनाव में बुरे नतीजे आए थे उसका जो असर पार्टी पर पड़ा है और जो इस समय कोरोना काल में जो छवि खराब हुई है उसको इस तरह से बेहतर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में, यूपी जो है करीब 97,000 मीनाक्षी गाँव हैं उत्तर प्रदेश में, करीब 16 करोड़ की आबादी गांव में रहती है। तो आप समझ सकती हैं कि गांव की राजनीति कितना ज़्यादा असर यूपी में चुनाव में डाल सकती है। मीनाक्षी जी, आनंद, हमेशा से कहा जाता रहा है कि राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप मुलाकातों की टाइमिंग देखिए। जिस वक्त अमित शाह से मुलाकात करे थे योगी आदित्यनाथ, AK शर्मा मुलाकात करे थे निषाद साहब से, ये अब अपना दल के नेता से फिर अमित शाह जी की मुलाकात हुई। इस तरीके से आप ये देखिए, ये टाइमिंग क्या कहती है? क्या वाकई में जो सहयोगी दल है वो भी कुछ अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी या आगामी चुनावों में उनकी जगह, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं? अपनी एक सोच होगी, अपने विचार होंगे, अपना एक मार्गदर्शन होगा। जी बिल्कुल, कोई भी पार्टी होती है वो कोशिश ये करती है कि जो अपने सहयोगी हैं उनको तो साथ में रखा ही जाए, बल्कि और सहयोगियों को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि इससे एक मैसेज आता है। और यही वजह है कि चुनाव के पहले आप देखती हैं कि जो पार्टियां होती हैं वो अपने खेमे में दूसरी पार्टी के सांसदों को लेकर आती है, उनके नेताओं को लेकर आती है और नए नए अलायंस करती है। उससे मैसेज ये जाता है कि उस पार्टी के, जिस पार्टी में लोग जा रहे हैं, जिस पार्टी का गठबंधन हो रहा है, उससे मैसेज आता है कि उस पार्टी के आने वाले दिनों में सियासी संभावनाएं, चुनावी संभावनाएं ज़्यादा अच्छी हैं। और यही वजह है कि अमित शाह ने कल अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की, निषाद पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, दूसरी तरफ AK शर्मा ने भी निषाद पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की। और बीजेपी की कोशिश यही है कि छोटे छोटे जो रीजनल पार्टीज है, जिनका छोटे छोटे पॉकेट्स में उनकी पकड़ है, उनको अपने साथ जोड़ा जाए और साथ ही साथ जो अपने साथ लोग हैं, जो अपने सहयोगी हैं, उनके भी मजबूती के साथ उनके संबंध बनाए रखे जाए। क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे, दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो इन दलों पर डोरे डालेंगे और इनको अपने साथ लाने की कोशिश करेगी। लेकिन पहले से ही बीजेपी उन सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बातचीत कर रही है, उनके सुझावों को सुन रही है, उनकी चिंताओं को सुन रही है और उनको निराकरण करने का आश्वासन दे रही है। तो जाहिर तौर पर सहयोगी दल जो है बीजेपी के साथ ही रहेंगे और इससे एक मैसेज ये जाता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आने वाले चुनाव में बीजेपी की संभावनाएं बनी हुई है। तो ये सारी कवायद उसी को लेकर है कि सहयोगी भी अपने साथ रहे और साथ ही साथ संगठन और सरकार में भी जो कुछ आवाज़ें विरोध की उठ रही है उनको भी शांत रखा जाए। देवेंद्र, आपको इस खबर में या इस चर्चा में कितना दम नजर आता है कि AK शर्मा को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है या जितिन प्रसाद का कोई रोल तय हो सकता है? क्या आज की चर्चा में भी ये बात शामिल हो सकती है? जी देवेंद्र, इस बात की संभावना कम है मीनाक्षी, लेकिन अगर AK शर्मा के रोल की बात करें तो जब इनको उत्तर प्रदेश भेजा गया था तो भेजने का मकसद ये था, उसका सीधा संदेश ये था कि दिल्ली और लखनऊ के बीच खासतौर पे 7L कैंप में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माध्यम अब रहेंगे AK शर्मा उत्तर प्रदेश के मामलों को लेकर, और खासतौर पे उसमें जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर उनकी भूमिका ज्यादा रहने वाली है। लेकिन दूसरी चीज तय थी उसी समय कि उन्हें डिप्टी CM की जो हवाएं चल रही थी, पार्टी उस समय भी इस बात को बहुत सीरियस से पार्टी के नेता नकार रहे थे कि एक चीज तय है कि आगे जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा AK शर्मा उसमें मंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही वो ये भी बता रहे थे कि ये चीज भी तय है कि वो डिप्टी CM नहीं होंगे। मतलब पार्टी की ऐसी कोई रणनीति नहीं थी कि AK शर्मा को अचानक भेज के वहां पे डिप्टी CM बना दिया जाए। और उसके पीछे राजनीतिक वजह भी आप देख सकती हैं कि अगर वहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन है तो AK शर्मा जिस जाति से आते हैं वहां पर अगर डिप्टी CM उनको बनाना है तो या तो पिछड़े वर्ग के केशव मौर्य को हटाना होगा या फिर दिनेश शर्मा को हटाना होगा, जो कि ब्राह्मण से आते हैं। ब्राह्मण ऑलरेडी नाराज हैं तो आप वो खतरा उठा नहीं सकते थे। पिछड़ा वोट आपकी बड़ी चिंता है तो केशव मौर्य पे आप ये दांव खेल नहीं सकते थे। और वहां पर एक भूमिहार जाति से आने वाले AK शर्मा को बनाकर यूपी में भूमिहार में कोई बहुत ज्यादा डोमिनेंट पॉलिटिक्स में उनकी हिस्सेदारी
हिस्सेदारी नहीं है। पूर्वांचल में कुछ हिस्सों में है या वेस्टर्न यूपी में जो त्यागी हैं वो अपने आप को भूमिहार से संबद्ध करते हैं। तो इस स्थिति में ए.के. शर्मा को इस काल में बनाकर डिप्टी सीएम पार्टी एक खतरा राजनीतिक तौर पर भी नहीं उठा सकती थी और पार्टी की ये रणनीति भी नहीं थी। पार्टी के टॉप लीडर्स हमें लगातार बता रहे थे। हाँ, इतना जरूर है कि आगे जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें आप एक मंत्री के तौर पे ए.के. शर्मा को निश्चित तौर पे देखेंगे। ए.के. शर्मा की जो अपनी खासियत है वो ये कि इकोनॉमिक से रिलेटेड जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उसमें उनकी बहुत ज्यादा कुशलता मानी जाती है। और आपने कोरोना काल में भी देखा कि बनारस को जिस प्रकार से रोल मॉडल के तौर पे विकसित किया गया, पीएम ने खुद इस बात का जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि इस मॉडल को बाकी दूसरे जिले भी अपनाएं, तो उसमें ए.के. शर्मा की बहुत अहम भूमिका थी। जब से वो बनारस में 14 अप्रैल के आसपास उन्होंने कैंप करना शुरू किया और बनारस की स्थिति जो बहुत खराब हुआ करती थी वो अचानक से उसका मेकओवर हो गया, यू टर्न मारा, 180 डिग्री पे वो बदल गया। और उसमें भी उन्होंने कॉर्पोरेट CSR फंडिंग की भी सहायता ली थी। तो ये जो कनेक्शन है, जैसे यूपी में SEZ बनाना है, इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या कुछ करना चाहिए, इसमें ए.के. शर्मा की ज्यादा भूमिका रहेगी, ना कि राजनीतिक तौर पर। जी मीनाक्षी। रुचि, क्योंकि अभी अभी जिक्र किया बनारस का, तो मुझे ध्यान है रुचि कि जैसे ही दूसरी लहर कोरोना की कुछ कम पड़ने लगी तो जिस मॉडल का सबसे पहले जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और तारीफ की, वो वाराणसी के मॉडल की भी की। और उस दौरान भी हम ये जानते हैं कि ए.के. शर्मा वाराणसी में उसी दौरान रहे, उन्होंने वहां पर शायद कामकाज भी कुछ संभाला होगा। आप इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकती हैं रुचि? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो कोरोना का काल था जिसमें बहुत ज़्यादा जिस समय केसेस आ रहे थे, जो बनारस था वो लखनऊ पहले नंबर पे था और दूसरे नंबर पे बनारस, प्रयागराज, कानपुर ये रहते थे। तो हालात वहाँ पे भी बहुत ख़राब थे। ऐसे समय में ए.के. शर्मा को वहाँ पर भेजा गया। प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र है काशी, तो लिहाजा उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान था। तो ए.के. शर्मा ने वहाँ पे ये कहा जाता है कि बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया। जो ऑक्सीजन की कमी थी वो चाहे बेड्स की कमी हो, इलाज लोगों को मिलना हो, दवा ठीक से मिलना हो, तो पूरा एक जो उन्होंने प्रोसेस वहाँ पे तैयार किया, जिस तरह से स्कीम्स बनाई, जिस तरह से योजनाएं बनाई, उसका असर देखने को मिला और कोविड कंट्रोल वहाँ पर हो पाया। जो लोगों की नाराज़गी बाकी जगह देखने को मिली वो वहाँ पर थोड़ी सी कम देखने को मिली। तो इस तरह से ए.के. शर्मा का इस्तेमाल कोविड काल में किया गया। और जैसा देवेंद्र बता रहे हैं, ए.के. शर्मा, जैसा देवेंद्र ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो वो मंत्री ज़रूर बनेंगे, लेकिन उनकी मुख्य भूमिका जो यूपी में सरकार काम कर रही है उसका क्या फीडबैक है, ज़मीन पर जो योजनाएं हैं वो चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, उनका ज़मीन पर कितना असर है, जनता तक वो योजनाएं पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही है, ये सारे फीडबैक देने का काम उनका है। आनंद, क्या मंत्रिमंडल में पिछड़ों और दलितों की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है, उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि हिंदुत्व के संरक्षण की भी जो बात होती है, एकजुटता की बात होती है, सामाजिक संतुलन की बात होती है, उसे बनाया जा सके? जी देखिए, जाहिर तौर पे अगर आपको समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को टक्कर देनी है तो आपको इन तबकों को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और इनका प्रतिनिधित्व तो आपको देना पड़ेगा। हालांकि पार्टी का कहना है कि यूपी की कैबिनेट हो तो उसमें इन दोनों ही तबकों का प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव के पहले आप ऐसा मैसेज देने की कोशिश करते हो और जब आपके सामने समाजवादी पार्टी जैसी एक पार्टी हो जो कि विरोधी हो और साथ ही साथ मायावती की पार्टी अगर हो, तो ऐसे में जिनका वोट बैंक इनका है, अगर बीच में टोक रही हूँ, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है कि मायावती केवल औपचारिकता भर ही बयान देती नजर आती हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स वो कितनी कर रही हैं, ये ग्राउंड पे रिपोर्टर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आनंद, लेकिन फिर भी आप देखिए कि एक ऐसा तबका है, इतना जो वोट बैंक है मायावती का वो फिक्स है। मायावती ग्राउंड में निकले या ना निकले, जनता के बीच जाए या ना जाए, वो वोट बैंक उनसे अपने आप को रिलेट करता है और चुनाव में उतना वोट बैंक मायावती की पार्टी को हर हाल में आना है। हाँ, ये जरूर है कि उस वोट बैंक को डोरे डालती है बीजेपी हो या जी। देवेंद्र, क्योंकि हम मायावती का जिक्र कर रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी का भी जिक्र करेंगे, लेकिन मायावती की पॉलिटिक्स की भी अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए मायावती या बहुजन समाज पार्टी कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय है? क्योंकि कोरोना काल के ये दूसरी वेव रही, उत्तर प्रदेश सरकार की बाकी दलों ने भले आलोचना की हो, लेकिन मुखर तौर पर मायावती ने आलोचना नहीं की, केवल उन्होंने सुझाव दिए।
बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा। और अभी बीजेपी की जो रणनीति दिख रही है उसमें मायावती कंसर्न के तौर पे नहीं दिख रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी कंसर्न के तौर पे ज्यादा दिख रही है। और समाजवादी पार्टी को लेकर ही बीजेपी अपनी ज्यादा रणनीति बना रही है। हालांकि बीजेपी को ये भरोसा रहता है कि क्योंकि अखिलेश यादव वैसे नेता नहीं है कि जो कि ग्राउंड पे बहुत ज्यादा संघर्ष करें, तो इसलिए शायद उन्हें एडवांटेज रहेगा। लेकिन जो कंसर्न है वो समाजवादी पार्टी को लेकर, और इसके पीछे दो वजह है। पहली वजह यह है कि समाजवादी पार्टी में ये ताकत है कि पिछड़ा वोट को वो अपने तरफ ट्रांसफर करा सकते हैं। आपने देखा होगा कि वाजपेयी जी की सरकार के बाद 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो किस प्रकार से कल्याण सिंह के रहने के बावजूद मुलायम सिंह यादव ने जो 58 पे बीजेपी हुआ करती थी उसको 10 सीट पे लेके आ गया, और उसमें जो पिछड़ा वोट था उसकी अहम भूमिका थी, वो समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो गई थी। और इसके अलावा एक और कंसर्न है बीजेपी का इस लिहाज से कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कमजोर हो रही है उत्तर प्रदेश में, वहां के मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी से एक कनेक्शन रहता है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार से हालत पतली हो रही है, जाहिर तौर पे वहां पे मुसलमान वोटर्स के बीच सीधे ये मैसेज आएगा कि अगर बीजेपी को रोकना है तो एकमात्र विकल्प समाजवादी पार्टी ही है, और वहां पर वो समाजवादी पार्टी की तरफ सीधे सीधे ट्रांसफर होंगे, ना कि कांग्रेस की तरफ कुछ बंटवारा होगा। तो ये सारी चिंताएं बीजेपी को है, और उसमें बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसका असली मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही होगा अगले विधानसभा चुनाव में। जी मीनाक्षी। रुचि, अब अगर हम कोरोना का जिक्र करें तो कोरोना काल की ये जो दूसरी लहर हालांकि पूरे देश के लिए बहुत घातक रही, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उससे निपटने के लिए कदम तो उठाए, लेकिन उससे पहले जो आलोचनाएं झेली वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी रिपोर्ट के जरिए जरूर पहुंची होंगी। क्या इस लिहाज से, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं, उससे पहले एक तीसरी लहर भी है, तीसरी लहर से निपटने के लिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी की है, इस पर कोई गाइडलाइंस प्रधानमंत्री दे सकते हैं, या फिर अभी तक क्या तैयारी हुई है योगी आदित्यनाथ खुद अपनी तरफ से ये बता सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो तीसरी लहर है उसकी तैयारी यहाँ पे यूपी सरकार ने पिछले करीब 1 महीने पहले से ही शुरू कर दी है। बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, बाकी सारा इंतजाम, ऑक्सीजन प्लांट्स जगह जगह लगाए जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पूरी किताब की तरह से लेके गए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कोरोना काल में क्या क्या उत्तर प्रदेश ने किया और अब आगे की रणनीति उनकी क्या है, किस तरह की तैयारियां हैं। तो पूरी तैयारी के साथ गए हैं, और ऐसा समझा जा रहा है कि अमित शाह को उन्होंने ये बुकलेट दी है और आज प्रधानमंत्री मोदी को भी देंगे, जिसमें वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने कोरोना को यूपी में कंट्रोल किया, कितने दौरे किए, कितने ज़िलों में गए, कितने लोगों से मिले, यहाँ बेड्स की क्या स्थिति रही, ऑक्सीजन कितनी रही, कितनी नहीं रही। तो एक तरह से जो छवि सरकार की खराब हुई उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, इस पर ज़रूर बातचीत होगी, और ज़्यादा बातचीत ये प्रदेश अध्यक्ष जो जेपी नड्डा से जब वो मिलेंगे उस पर बातचीत की ज़्यादा होगी। तो पूरी कोशिश यही है, वो चाहे सरकार हो, चाहे संगठन हो, चाहे पार्टी हो, कि जो एक तरह की छवि खराब हुई है उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में, उसको किस तरह से बेहतर किया जाए और जनता के बीच किस तरह से जाया जाए। यहाँ पर बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है कि अब बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, कोरोना से जिन घरों में मौत हुई है उनके परिवार के पास जाएंगे, उनका हालचाल लेंगे और उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश पूरी यही है कि जो नुकसान अगर पार्टी को हुआ है तो उसको किस तरह से, बिल्कुल एक तरीके से रुचि हम ये कह सकते हैं कि हर तरीके के कार्य की समीक्षा भी आज इस बैठक के दौरान हो ही रही होगी। हालांकि बैठक जब खत्म होती है तो और ज्यादा डिटेल्स हमें मिल पाएंगी, लेकिन देवेंद्र, एक सवाल जो बार बार दिमाग में कौंधता है वो यही कि जितिन प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में आने से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है, या जैसे वो प्रचारित कर रही है कि हमें तो फायदा हुआ है, ऐसे में बीजेपी उसका कैसे फायदा उठाने वाली है? अभी तक योगी आदित्यनाथ के बारे में कई राजनीतिक चर्चाओं में कहा जाता है कि भाई वो ठाकुर हैं, ठाकुरों का वर्चस्व है, अब एक ब्राह्मण को जगह देना पार्टी में, क्या एक ब्राह्मण चेहरे को मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है? जितिन प्रसाद को कुछ बड़ा काम? जितिन प्रसाद के रोल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से इस संदर्भ में था कि ये वही जितिन प्रसाद हैं जो कि योगी सरकार पे लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहे थे कि कैसे योगी राज में ब्राह्मणों पे उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है।
कुछ अपराधियों पे जब कार्रवाई की गई तो वो क्योंकि ब्राह्मण जाति से, उसे भी जितिन प्रसाद ने इसी चीज से जोड़ के देखा था। उसके लिए ब्राह्मण चेतना मंच जो बनाया, उसमें कार्यक्रम किया, अलग अलग जगह जाने की बात उन्होंने कही। हालांकि कोरोना के चलते वो अलग जगह पे नहीं गए, वर्चुअली उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन ये सारी चीजें वो कर रहे थे। मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ पे ब्राह्मण फैक्टर को लेकर जो सबसे ज्यादा हमला किया जा रहा था वो जितिन प्रसाद द्वारा किया जा रहा था। अब वो जितिन प्रसाद अगर बीजेपी में जब आ गए तो अंदाजा आप लगा सकती हैं कि कम से कम इस हमले को बीजेपी ने कैसे कुंद कर दिया। और यहां पर अगर वो आगे मंत्रिमंडल विस्तार होता है और उसमें जितिन प्रसाद जगह बनाते हैं तो इस पे भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि ब्राह्मण मंत्रियों की आप बात कर लें तो जहां से जितिन प्रसाद आते हैं उसमें पास के जिला है, जैसे सीतापुर, वहां से ब्रजेश पाठक हैं, रीता बहुगुणा जोशी और दिनेश शर्मा जो कि लखनऊ से आते हैं। तो इन इलाकों में जितिन प्रसाद ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द स्टेट कोई ब्राह्मण फैक्टर वो हो, और शाहजहांपुर, धौरहरा, लखीमपुर खीरी जो तराई का क्षेत्र है वहां पे जितिन प्रसाद की भूमिका है ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर। लेकिन बीजेपी के पास ऑलरेडी वहां पे चेहरे हैं। दूसरी तरफ अक्रॉस द स्टेट आप बात कर लें तो श्रीकांत शर्मा है, महेश शर्मा है, सांसद के तौर पर शिवप्रताप शुक्ला है, वहां पे महेंद्र पांडे हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। पूरे तरीके से बहुत सारे हर क्षेत्र में बीजेपी के पास ब्राह्मण नेता हैं। लेकिन जो सबसे अहम भूमिका थी जितिन प्रसाद की, वो ब्राह्मण फैक्टर को लेकर योगी सरकार पे लगातार हमलावर थे। और ऐसे में चुनावी साल में अगर इस तरह से हमला होता है तो उस सेंटिमेंट के और ज्यादा उभरने का खतरा था। और वहां पर बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। रह गई बात कांग्रेस की कमजोर होने की, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए एक बड़ा खराब मैसेज ये रहा कि अगर अपने नेताओं को ये रोक नहीं पा रही है तो चुनाव में क्या अच्छा करेगी। और यहां पर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया क्या था कि जो माइनॉरिटी वोट है जिसका कांग्रेस से ऑलरेडी एक कनेक्शन रहता है कहीं ना कहीं, तो उसमें भी ये मैसेज जाएगा कि जब ये अपने नेताओं को ही नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर हम इन्हें कितना सीरियस प्लेयर के तौर पर देखें। और फिर उनके पास विकल्प सिर्फ रहेगा समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का। और ये चीज समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएगी, कांग्रेस की हवा निकाल रही है। और बीजेपी के लिए फायदेमंद इस लिहाज से कि ब्राह्मण को लेकर जो सबसे ज्यादा हमला कर रहा था वो उनके साथ है। अगर वो मंत्रिमंडल में जगह पा गए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की रणनीति कितना सफल रहेगी। जी रुचि, एक जानकारी मैं आपसे चाहती हूँ। ये जानकारी इस सिलसिले में बीच में सरकार की आलोचना या योगी आदित्यनाथ की आलोचना इस मुद्दे पर भी हुई थी कि परशुराम जयंती, परशुराम जी जो भूमिहारों के आराध्य देव कहे जाते हैं, उनकी जयंती को भी गैजेटेड हॉलीडेज की लिस्ट में से निकाल दिया गया था। इसको लेकर भी कुछ विवाद जरूर हुए थे। देखिए, ऐसा है कि यूपी में जाति जो समीकरण है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं चुनाव के टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर वोट बहुत ज़्यादा पड़ता है जाति के नाम पर, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, अग्रणी जाति हो। तो जो भी पार्टी, जो सरकार है, जैसे इस समय बीजेपी की सरकार है, तो उसकी कोशिश यही है कि सारी जातियां हैं वो समीकरण साथ के रखा जाए। जो जाति नाराज है किसी वजह से पार्टी से, सरकार से, अब जब चुनाव का इतना कम वक्त बचा है तो उन पार्टीज को अपनी तरफ किस तरह से खींचा जाए, उनके लिए क्या किया जाए, उनके कोई जो नेता हैं जो वोट दिला सकते हैं उनको कहाँ पे कहीं पे जगह दी जाए, जो निगम के अध्यक्ष होते हैं, जो राज्य मंत्री का दर्जा होता है, वहाँ उन्हें बनाया जाए या कहीं और एडजस्ट किया जाए। तो ये सारी रणनीतियों पे विचार हो रहा है कि जिससे जब बीजेपी चुनाव में उतरे तो हर जाति का वोट उसको मिले। और जिस तरह की सफलता पिछले चुनाव में 2017 में बीजेपी ने हासिल की थी, कम से कम वो जो पोजीशन बीजेपी की थी वो बरकरार रहे। मीनाक्षी जी, आनंद, एक छोटा सा सवाल, क्या जितिन कार्ड से योगी आदित्यनाथ को असहज करने की भी कोई कोशिश थी? क्या ये संभव है? फिर से सवाल दोहराइएगा। क्या जितिन कार्ड जिस तरीके से खेला गया है, बीजेपी में उनको लाया गया है, इससे योगी आदित्यनाथ को असहज करने के भी कोई प्रयास था? नहीं, ऐसा नहीं लगता। आपने देखा होगा कि जैसे ही कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद जितिन प्रसाद सबसे पहले वो नेता थे जो कि यूपी सदन में जाके योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की थी। तो अगर कोई दूसरी पार्टी के नेता बीजेपी में आते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं इसका फायदा योगी आदित्यनाथ को ही मिलेगा, क्योंकि जो कोलिशन तैयार होगा वो अलग अलग समुदाय के नेताओं को लाकर, जातियों के नेताओं को लाकर अगर आते हैं इसमें, तो इससे पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, बीजेपी की और पैठ बढ़ेगी। तो ऐसे में अगर कोई नेता आता है, और हर चुनाव के पहले ऐसा होता है कि आप दूसरी पार्टी के जो कदावर नेता है, जिनकी अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में या फिर बड़े रीजन में पैठ होती है, पकड़ होती है, उनको आप अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हो ताकि वहाँ का जो वोट बैंक है या उनके साथ कुछ वोट बैंक अटैच है तो वो आपके साथ आए।
है और जो आपकी जीत में जाके निर्णायक भूमिका निभाए। तो ऐसे में अभी सिर्फ जितिन प्रसाद ही नहीं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी पार्टी के नेता जो है वो बीजेपी के संपर्क में, 4 से 5 नेता बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के वो बीजेपी के संपर्क में, और जैसे जैसे उनके साथ बात फाइनल होगी तो वो कुछ दिनों बाद आपको नजर आएगा कि वो नेता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक ये सिलसिला बीजेपी में चलता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर बरकरार है। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मीटिंग का दौर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी खबर पर लौट रहे हैं। से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।